अब देखिएगा एक्सरसाइज 4A के एग्जाम्पल्स पर आते हैं। क्वेश्चन हम सारे कर चुके हैं। अब आपने क्वेश्चन करने का तरीका भी देख ही लिया है। अब एग्जाम्पल जो है वो होमवर्क में चले जाएंगे। मैं लाइन ऑफ एक्शन जो है वो बतानी शुरू कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 में है 3 फोर्सेस ईच इक्वल टू P। 3 बल हैं, तीनों P के बराबर है। एक्ट ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पर कार्य करते हैं। 1 एट द पॉइंट A00, एक A00 पॉइंट पर है, पैरेलल टू OY है, समझ लीजिएगा। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस है। एक पॉइंट ये है A00, इस पर जो फोर्स P लग रहा है वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये फोर्स P है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसको जो डायरेक्शन कोसाइन मिलेंगे वो 0, 1, 0 मिलेंगे। वाई एक्सिस से डायरेक्शन कोसाइन मिलेंगे। द सेकंड एट द पॉइंट 0B0 पैरेलल टू OZ। 0B0 पर चलते हैं। ये पॉइंट है हमारा 0B0, ये पैरेलल टू OZ है। ये फोर्स हमारा P है। एट द थर्ड एट द पॉइंट 00C, ये जेड एक्सिस का पॉइंट हो गया हमारा 00C। इस पर जो फोर्स है पैरेलल टू OX एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। फाइंड द रिजल्टेंट रेंज इन मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन। मैग्नीट्यूड और पोजीशन में इसकी रेंज बतानी है ना। तो 3 बल हैं, तीनों बलों की किरण रेखा चाहिए। जब आप इस वाले बल की इक्वेशन लेने जाएंगे, इस वाले बल की, तो पॉइंट देख लीजिएगा x माइनस ए, वाई माइनस 0, जेड माइनस 0। इसी एक्स एक्सिस के लेंगे 1, 0, 0। जब आप इस वाले बल की किरण लेने जाएंगे तो पॉइंट हो जाएंगे x माइनस 0, वाई माइनस b और जेड माइनस 0। डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे 0, 1, 0। और जब इस फोर्स की किरण रेखा लेने जाएंगे आप तो ये हो जाएगा x माइनस 0, वाई माइनस 0, जेड माइनस सी और डिसीड आप जेड एक्सिस से ले लेंगे 0, 0, 1। तीनों फोर्स आ चुके हैं और तीनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन भी आ चुकी है। आपको वो पूछा है उसने फाइंड द रिजल्टेंट रेंज। R बताना है √x² + y² + z², और रेंज के लिए K बताना है। K की वैल्यू Lx + My + Nz/R है। और फिर इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस बतानी है। इक्वेशन ऑफ जो सेंट्रल एक्सिस बतानी है, इन्होंने पूरी इक्वेशन सॉल्व कर रखी है। तो इसमें आप पूरी इक्वेशन को तो यानी कि आप 3 फोर्स है, तीनों के कंपोनेंट निकालेंगे, तीनों के कपल के कंपोनेंट निकालेंगे। कैपिटल X आएगा, Y आएगा, Z आएगा, L आएगा, M आएगा, N आएगा। उसके बाद R = √x² + y² + z² लग जाएगा। और रिजल्टेंट रेंज के कपल के लिए K = Lx + My + Nz/R लग जाएगा। और फिर फार्मूला लगाएंगे इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस का, उठा करके वैल्यू रख देंगे और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 बता देता हूँ। ए फोर्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ जेड, ये देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। ए फोर्स पैरेलल टू एक्सिस ऑफ जेड एक्ट एट द पॉइंट A00। बिंदु A00 पर बल कार्य करता है जो जेड एक्सिस के पैरेलल है। ये जो पॉइंट, ये आपका फोर्स P मान लिया जाएगा। पॉइंट हो जाएगा A00 एंड एन इक्वल फोर्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ जेड। एक बल और है जो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। जो पहला फोर्स लिया गया है वो जेड एक्सिस के पैरेलल लिया गया है, और जो दूसरा फोर्स लिया जा रहा है वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर लिया जा रहा है। इक्वल फोर्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ जेड एक्ट एट द पॉइंट -A00। पॉइंट -A00 है तो इसके अपोजिट आ जाएंगे नेगेटिव डायरेक्शन में। यहाँ पे x' हो गया, यहाँ पर पॉइंट है आपका -A00। शो दैट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द सिस्टम लाई ऑन द सरफेस। प्रूव करके दिखाना है कि जो सेंट्रल एक्सिस है वो कौन से सिस्टम पर लाई करेगी, यानी कि सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन आपको निकाल करके दिखानी है ना। तो -A00 पर जो फोर्स लेना है वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, और XY प्लेन में अगर कोई भी वैल्यू पड़ रही होती है तो वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। अब देखिएगा लाइन ऑफ एक्शन आप कैसे लिखेंगे। ये है
मान लीजिएगा ये है आपका फोर्स, ये फोर्स आपका P है। अब इस फोर्स की डायरेक्शन अगर मैं एक्स एक्सिस से देखूंगा तो ये थीटा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? थीटा कहलाएगी। और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है ये, तो जेड एक्सिस से बनने वाला 90 हो जाएगा। अब हमें सिखाया जाता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बनने वाले एंगल का कॉस अगर ले लेंगे तो वो हमारे डायरेक्शन कोसाइन आ जाते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन लेने के लिए एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल थीटा है। अब यहाँ देखिएगा, ये लाइन में ले रहा हूँ, वाई के पैरेलल ये है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा। जब आप इस वाले फोर्स के लिए लाइन ऑफ एक्शन लेने जाएंगे तो x माइनस ए, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो, और डायरेक्शन आ जाएंगे जेड एक्सिस से 0 0 1, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। जब आप इस वाले बल की जगह देखने जाएंगे तो आप लिखेंगे x प्लस ए, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो, और नीचे x एक्सिस से बनने वाले एंगल का कॉस, फिर y से बनने वाले एंगल का कॉस 90 माइनस थीटा, और z से बनने वाले एंगल का कॉस। तो ये आपका हो जाएगा और x प्लस ए अपॉन कॉस थीटा, वाई माइनस जीरो अपॉन साइन थीटा, और z माइनस जीरो अपॉन। बाकी कैलकुलेशन आपको पता ही है, सिर्फ यही सिखाना है बस कि लाइन ऑफ एक्शन जो है वो किस प्रकार से लेनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन करने आपको आते ही हैं। अब एग्जाम्पल को आप आसानी से कर सकते हैं। दो फोर्स है, कंपोनेंट निकाल करके रिजल्टेंट एक्स वाई जेड तैयार करिएगा, एलिमेंट तैयार करिएगा, और इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस में इन सबकी वैल्यू डाल दीजिएगा और आपका क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 सिंपल है, ये होमवर्क में चला जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी डायग्राम उसने दे रखा है, बस ये ध्यान रखना जो फोर्स दे रखी है वो कौन सी एक्सिस के पैरेलल है, उसी से आप डायरेक्शन कोसाइन लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 भी होमवर्क में चला जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है ये 2008 में आया था। एग्जाम्पल नंबर 5 2008 में आया था, ये भी होमवर्क में चला जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी तो आप इटक सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिएगा, टू फोर्स P एंड Q, दो बल है P एंड Q, एक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशंस आर y इक्वल टू x tan अल्फा, z इक्वल टू c, एंड y इक्वल टू माइनस x tan अल्फा, z इक्वल टू माइनस c रेस्पेक्टिवली। शो दैट द सेंट्रल एक्सिस लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। और नीचे इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल टू करके दे रखी है और एक z अपॉन c करके दे रखी है। फिर आगे कहता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P एंड Q प्रूव दैट दिस लाइन इज जनरेटर ऑफ द सरफेस। और P और Q के सभी मानों के लिए, यानी कि P और Q को गायब कर दीजिएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा, उससे इक्वेशन प्राप्त करनी है आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2c एक्स वाई। क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, बस क्या है कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है। दो फोर्स P और Q है, चलिएगा पहला फोर्स लेने चलते हैं। और ये ध्यान रखते हैं कि आपके डायरेक्शन कोसाइन होने चाहिए। डायरेक्शन कोसाइन की एक ही प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर करके अगर आप ऐड करते हैं तो वैल्यू 1 बननी चाहिए। ये एग्जाम्पल नंबर 6 में फोर्स P एक्ट अलोंग y इक्वल टू x tan अल्फा, z इक्वल टू c। आप इसे ऐसे tan अल्फा को sin अल्फा का cos अल्फा में तोड़ लीजिएगा, और y इक्वल टू x sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, z माइनस c इक्वल टू 0। ये 0 डिनोमिनेटर में आएगा, और x माइनस 0 अपॉन cos अल्फा, y माइनस 0 अपॉन sin अल्फा, z माइनस c अपॉन 0। यहाँ से फोर्स के कंपोनेंट देख लीजिएगा, x1 इज इक्वल टू p cos अल्फा, y1 इज इक्वल टू p sin अल्फा, z1 इज इक्वल टू 0। L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप, i कैप j कैप k कैप, पॉइंट हो जाएगा 0 0 0। x1 की वैल्यू p cos अल्फा, p sin अल्फा और 0। यहाँ से तीनों वैल्यू 0 हो जाएंगी। L1 इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू 0। पहले फोर्स का काम जो है वो खत्म हो चुका है। अब दूसरे फोर्स में चलिएगा।
फोर्स क्यू एक्टिंग along line y इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स टेन एल्फा है और z इज इक्वल टू माइनस का c है और y इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा और z प्लस c इज इक्वल टू जीरो। z प्लस c के इक्वल में जो जीरो है वो जीरो आप डिनोमिनेटर में लेकर के आएंगे। अब इसे ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं और x माइनस जीरो के अपॉन में कॉस एल्फा y माइनस जीरो के अपॉन में माइनस साइन एल्फा z प्लस सी के अपॉन में जीरो आ जाएगा। यहाँ कोऑर्डिनेट मेरे से थोड़े से गलत हो गए हैं, इस जगह जीरो जीरो सी आएगा। जीरो जीरो सी आएगा। अब मेरी वैल्यू गलत हो गई यहाँ से। L1 की वैल्यू देखिएगा, L1 की वैल्यू में फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा माइनस का सी पी साइन एल्फा। M1 की वैल्यू में बीच वाला छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सी पी कॉस एल्फा और N1 इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। अब इसमें चलते हैं, x2 इज इक्वल टू क्यू कॉस एल्फा, y2 इज इक्वल टू माइनस क्यू साइन एल्फा और z2 इज इक्वल टू जीरो। अब डिटरमिनेंट ले लीजिएगा, L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस M2 k कैप इज इक्वल टू i j k आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 0 माइनस c और कंपोनेंट आ जाएंगे q cos अल्फा माइनस q sin अल्फा और तीसरा कंपोनेंट आपका जीरो में चला जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिएगा वैल्यू L2 की फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे जीरो और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एक माइनस और आ जाएगा हमारा माइनस सी क्यू साइन अल्फा M2। बीच वाला कॉलम छोड़ दीजिएगा, सॉरी हाँ साइन अल्फा है, सही है, ये कॉलम छोड़ेंगे माइनस सी क्यू कॉस अल्फा M2 इज इक्वल टू जीरो। आप देखिएगा सारे कंपोनेंट आपके तैयार हो चुके हैं। अब रिजल्टेंट निकालने की तैयारी करिएगा। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x2 की वैल्यू q cos अल्फा है और x1 की वैल्यू p cos अल्फा है। दोनों में q तो कॉमन ही है तो ये हो जाएगा p प्लस q cos अल्फा। y में डाल दीजिएगा y1 माइनस y2, y1 में p साइन अल्फा है और y2 में q साइन अल्फा है माइनस का, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू साइन अल्फा। z इज इक्वल टू z1 प्लस z2, ये दोनों कंपोनेंट जो है आपके जीरो हैं, ये जीरो में चले जाएंगे। अब l को देखिएगा, l इज इक्वल टू L1 प्लस L2। L1 की वैल्यू देखिएगा माइनस के सी पी साइन अल्फा है और यहाँ देखिएगा L2 की वैल्यू माइनस का सी क्यू साइन अल्फा है, तो ये माइनस का सी कॉमा p प्लस क्यू साइन अल्फा। m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 हो जाएगा, m1 की वैल्यू सी पी कॉस अल्फा है और m2 की वैल्यू माइनस का सी क्यू कॉस अल्फा है, तो c कॉमन आ जाएगा p माइनस क्यू कॉस अल्फा। n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 इज इक्वल टू जीरो। 6 के 6 कंपोनेंट आपके पास आ चुके हैं। प्रिंसिपल सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन में चलिएगा। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस इज गिवन बाय L माइनस y कैपिटल Z माइनस Z कैपिटल Y अपॉन X, M माइनस ZX माइनस XZ अपॉन कैपिटल Y, N माइनस X कैपिटल Y माइनस N कैपिटल X अपॉन Z। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस आपके पास आ चुकी है। वैल्यू रखना शुरू करिएगा। L की वैल्यू माइनस सी पी प्लस क्यू साइन अल्फा हो जाएगा माइनस का वाई जेड, जेड की वैल्यू जीरो है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जेड और कैपिटल वाई की वैल्यू आ जाएगी पी माइनस क्यू साइन अल्फा और कैपिटल एक्स आ जाएगा P प्लस क्यू
कॉस अल्फा। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब अगली टर्म में चलिएगा, दूसरी टर्म में m की वैल्यू देखिएगा, c p माइनस क्यू कॉस अल्फा, और यहाँ माइनस जेड, कैपिटल एक्स की वैल्यू उठा लीजिएगा, p प्लस क्यू कॉस अल्फा, तीसरा पद जेड वाला जीरो में चला जाएगा और अपॉन में y है p माइनस क्यू साइन अल्फा। ये वैल्यू आ चुकी है। तीसरी टर्म देखिएगा n की वैल्यू तो आपकी जीरो है, माइनस एक्स, y की वैल्यू डाल दीजिएगा, p माइनस क्यू साइन अल्फा, माइनस माइनस प्लस y, कैपिटल एक्स की वैल्यू डाल दीजिएगा, p प्लस क्यू कॉस अल्फा, और z की वैल्यू आ जाती है जीरो। अब सेंट्रल एक्सिस के तीन पद आपके आ चुके हैं यहाँ पर। तीन पदों को आप बारी बारी से लेना शुरू कर दीजिएगा। दो आंसर तो आपके यहाँ से आने वाले हैं। तो आंसर तो आपके यहां से आने वाले हैं। सबसे पहले इस वाली टर्म का यूज करिएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म लीजिएगा। जब फर्स्ट और थर्ड टर्म लेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में जीरो पड़ा हुआ है, जीरो इधर मल्टीप्लाई करेगा और पूरी वैल्यू जीरो में बन जाएगी, तो यानी कि पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस एक्स p माइनस क्यू साइन अल्फा प्लस y p प्लस क्यू कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो। और यहाँ से वैल्यू निकाल दीजिएगा, y इक्वल टू एक्स, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू एन अल्फा। एक वैल्यू तो आपकी ये प्रूव होगी। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। अभी और जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें एक सरफेस भी निकालनी है जो फ्री फ्रॉम पी एंड क्यू होनी चाहिए। तो जब मेरे फर्स्ट और थर्ड टर्म मैंने ली है, अभी फर्स्ट और सेकंड लूंगा, तो पी और क्यू के रिलेशन बनेंगे मेरे। फिर उसके बाद मैं पी और क्यू को एलिमिनेट करूंगा और तीसरा रिजल्ट मेरा प्राप्त हो जाएगा। अब लिख लीजिएगा बाई फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। फर्स्ट और सेकंड टर्म देख लीजिएगा आप मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ से वैल्यू जेड अपॉन सी की निकलनी है, इन दोनों को लेने जा रहे हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, तो माइनस का सी आ जाएगा, पी प्लस क्यू की पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई होगी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा पी माइनस क्यू की इससे होगी, प्लस का जेड आ जाएगा, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ये दोनों टर्म आपकी साइन स्क्वायर अल्फा की आ चुकी है। अब राइट हैंड साइड में चलिएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी, तो सी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और माइनस जेड, यहाँ ब्रैकेट गलत लग रहा है मेरे से। अब यहाँ हो जाएगा माइनस का जेड, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब जो वैल्यू पूछी है हमसे वो जेड अपॉन सी की पूछी है। किसकी पूछी है? जेड अपॉन सी की। अब जेड देख लीजिएगा कहाँ कहाँ है, यहाँ जेड पड़ा हुआ है और यहाँ पर भी जो है वो जेड पड़ा हुआ है। ये जेड के टर्म जो है एक साथ ले आते हैं, इधर जेड कॉमन आ जाता है, तो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। सी वाली वैल्यू इधर सेपरेट कर लीजिएगा, सी दोनों में है और ये बनेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। सी को नीचे ले आइएगा, जेड अपॉन सी इक्वल टू
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसे खोल दीजिएगा, पी स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर अल्फा आएगा, पी स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, तो पी स्क्वायर बनेगा, क्यू स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू 1 बन जाएगी। जब यहाँ खोलेंगे तो यहाँ बनेगा माइनस का 2pq साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ बनेगा प्लस का 2pq कॉस स्क्वायर अल्फा। तो प्लस का 2pq अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बनता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो जेड अपॉन सी इक्वल टू बनता है आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 2 अल्फा। ये वैल्यू जो है वो प्रूव हो चुकी है। अब आपको जो है 3 वैल्यू दी गई थी, 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू जो है आपको प्रूव्ड हो चुकी है। लास्ट वाली वैल्यू में आपको सरफेस निकालनी है, और सरफेस के लिए लिखा हुआ है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू, यानी कि पी और क्यू अगर कुछ भी है तो दी गई सरफेस पर जो है वो सेंट्रल एक्सिस होनी चाहिए, इस सरफेस पर सेंट्रल एक्सिस होनी चाहिए। तो अब आपका फर्ज बनता है अगर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू है तो क्वेश्चन में ना तो p होना चाहिए ना q होना चाहिए। अब z अपॉन सी को और ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि p और q जो है वो एलिमिनेट हो जाए। अब इसे इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से वैल्यू को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब यहाँ से देखिएगा वैल्यू अब मुझे किस तरह से बनानी है। अब मुझे पी और क्यू को एलिमिनेट करना है, और पी और क्यू जो है जेड अपॉन सी की वैल्यू में भी है। जो इक्वेशन नंबर 1 होगी उस इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास बनी बनाई वैल्यू मिल रही है पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, है ना। अब यहाँ पर p माइनस क्यू और p प्लस क्यू देखेगा, p माइनस क्यू यहाँ भी है, p प्लस क्यू यहाँ भी है। अब मैंने इन्हें सॉल्व करके दूसरा आंसर निकाल दिया है। तो हम ऐसे करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 को इस तरह से मानेंगे कि ये वैल्यू बनाएंगे हम p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। तो ये हो जाता है बाई इक्वेशन 2 जेड अपॉन सी इक्वल टू, ये ऊपर हो जाता है p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। और यहाँ देख लीजिएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब मुझे p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू बनाना है। अब यहाँ से वैल्यू में लेने वाला हूँ। आप ऐसे करते हैं p माइनस क्यू, नीचे से p प्लस क्यू का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक पावर इससे कट जाएगी, एक पावर जो बचेगी वो ऊपर चली जाएगी। तो अब हम ऐसे कर लेते हैं, जेड अपॉन सी इक्वल टू ऊपर हो जाता है p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, नीचे हो जाता है p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू आ जाती है। अब इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लीजिएगा बाई इक्वेशन 1, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू की वैल्यू में ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा बाई कॉस अल्फा अपॉन एक्स साइन अल्फा। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पर रखिएगा जेड अपॉन सी, देन ऊपर वाली वैल्यू देख लीजिएगा बाई कॉस अल्फा अपॉन एक्स साइन अल्फा, नीचे देख लीजिएगा होल स्क्वायर पड़ा हुआ है और साथ में साइन स्क्वायर भी पड़ा हुआ है, तो साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब जेड अपॉन सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है यहाँ पर। अब देख लीजिएगा यहाँ पर, तो ऊपर तो बनता है वाई अपॉन एक्स बनेगा, और नीचे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस का 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन हो जाएगा, और ऊपर एक कॉस अल्फा पड़ा हुआ है, तो ये हो जाता है 1 अपॉन साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ये साइन 2 अल्फा बनाने की तैयारी करिएगा। यहाँ पर अब आप एलसीएम ले लीजिएगा, जेड अपॉन सी इक्वल टू, जब आप एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा,
एक्स वाई आ जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2/sin 2 अल्फा, ये इधर ले आइएगा जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2cx1 प्रूव्ड। अब देखिएगा मैंने कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल तरीके से सिस्टमेटिक वे में कैलकुलेशन करी है, तो बिना किसी काट पीट के और बिना किसी लेंथ के जो है हमारा आंसर आ चुका है। ये जेड की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, प्रूव्ड हो गई है, पी नहीं है क्यू नहीं है, तो यानी कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू सेंट्रल एक्सिस लाई ऑन दिस सरफेस, ये प्रूव्ड हो चुका है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसे हम नहीं करेंगे, इसे नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद जो है हमारी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाती है, एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अब इसमें मैं ये बता देता हूँ आपको, अब इसमें भी जो है हम क्वेश्चन जो है वो कम करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4B, एग्जाम्पल नंबर 1, एक्सरसाइज 4B का एग्जाम्पल नंबर 1 बता देता हूँ। इसमें उसी तरह का क्वेश्चन है, 2014 के इंप्रूवमेंट में आया था। ए फोर्स P एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ x, एक बल P है जो x एक्सिस के अलोंग कार्य करता है, ये देख लीजिएगा, ऑरिजिन x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। एक बल है जो बल P है जो x एक्सिस के अनुदिश कार्य करता है, एंड फोर्स एंड देन अनदर फोर्स NP, दूसरा बल NP है, along a generator of cylinder x square plus y square is equal to a square, x square plus y square is equal to a square सर्किल की इक्वेशन है जो एक्स वाई प्लेन में पड़ता है, सेंटर 0 0 हो जाएगा, रेडियस a हो जाएगी, और सर्किल को आप सर्किल देखिएगा इस तरह से बनेगा, ये सर्किल बन गया है एक्स वाई प्लेन में जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस जो है वो a है, लेकिन वो सिलेंडर कह रहा है। ये क्रॉस सेक्शन की इक्वेशन है, सिलेंडर बनाने के लिए आप इसे जेड एक्सिस में हाइट दे दीजिएगा, ये आपका सिलेंडर बन चुका है। ये आपकी सर्किल की इक्वेशन है, इस वाली सर्किल की इक्वेशन जो होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगी, और जब इस सर्किल को आप ऊपर लेकर के चलेंगे तो वो सिलेंडर की रचना कर देगा। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पार्ट 1 में सिखाया जाता है कि 2 डायमेंशन में सिलेंडर 3 डायमेंशन में सिलेंडर इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जो दूसरा फोर्स NP है वो सिलेंडर की जनरेटर के अलोंग कार्य करता है, वो कहता है फोर्स NP अलोंग द जनरेटर ऑफ सिलेंडर शो दैट द सेंट्रल एक्सिस लाई ऑन द सरफेस सिलेंडर। तो सिलेंडर की जो सरफेस सिलेंडर की जो सेंट्रल एक्सिस होगी इस सिस्टम की, वो हमें प्रूव करके दिखानी है कौन सी सरफेस पर लाई करती है। अब होगा क्या, अब BSc पार्ट में सिखाया गया था, सिलेंडर की सरफेस पर अगर आप कोई लाइन खींचते हैं जो एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो सिलेंडर की जनरेटर कहलाती है। अब देखिएगा सिलेंडर के बीच में से जेड एक्सिस जा रही है, तो जेड एक्सिस जो है इसकी एक्सिस है। अब यहाँ पर एक लाइन लेने वाले हैं, ये फोर्स हो गया हमारा NP, और ये हमारी है जनरेटर। और सिलेंडर, ये हमारी सिलेंडर की जो है जनरेटर आ चुकी है, सिलेंडर की जनरेटर आ चुकी है। अब क्वेश्चन तो आसान है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से ही आपको करना है, लेकिन मैं इनकी लाइन ऑफ एक्शन आपको बता दूं। जो फोर्स P है वो तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी कि फोर्स P एक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन से जाती है x माइनस 0.1, y माइनस 0.0, z माइनस 0.0। तो x1 की वैल्यू p हो जाएगी, y1 z1 इज इक्वल टू 0 हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट 0 है तो L1 M1 N1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब कोऑर्डिनेट 0 है तो डिटरमिनेंट की दूसरी वाली जो रो है वो पूरी 0 हो जाएगी, इसलिए तीनों कंपोनेंट जो है वो 0 में चले जाएंगे। अब NP की डायरेक्शन देखिएगा, the force NP act along generator of cylinder
अब इक्वेशन दे रहा है, सिलेंडर की जो जनरेटर है वो जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो डायरेक्शन कोसाइन जो है वो जेड एक्सिस से आएंगे, यानी कि इस तरह से आ जाएगा, नीचे 0, यहाँ 0 और यहाँ 1 आ जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन आपने जो है जेड एक्सिस से ले लिए हैं। अब एक पॉइंट आपको चाहिए जिससे आपकी एक्सिस जो है वो जा रही है। अब पॉइंट देखिएगा, सर्किल से उठेगा, ये पॉइंट है, ये सर्किल पर लाई करता है और सर्किल पर लाई करता है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एक्स इजिकल टू ए कॉस थीटा और वाई इजिकल टू ए साइन थीटा होते हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये रेडियस ये हो जाएगी, ये थीटा हो जाएगा, 3 डायमेंशन में इसका पॉइंट हो जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा कॉमा 0। ये आपका पॉइंट हो चुका है। तो ऊपर हो जाएगा एक्स माइनस ए कॉस थीटा, वाई माइनस ए साइन थीटा और जेड माइनस 0। x2 y2 z2 निकाल दीजिएगा, L2 m2 n2 निकाल दीजिएगा, फिर x y z निकाल दीजिएगा, LMN निकाल दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकालिएगा। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस में उठा करके 6 की 6 वैल्यू डाल दीजिएगा और वहाँ पर 3 पद बनेंगे। 3 पद में से 2 पद लेकर के सॉल्व कीजिएगा। एक पद से आपका साइन थीटा मिलेगा, दूसरे पद से आपका कॉस थीटा मिलेगा। चूँकि इक्वेशन आपकी साइन और कॉस में कन्वर्ट हो चुकी है, साइन थीटा कॉस थीटा जब मिल जाएंगे तो आप उन्हें स्क्वायर करके जोड़ देना, प्रॉपर्टी लगा देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 2 और 3, 4। एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 डू नॉट डू। कोई सा भी नहीं करना है। और एक्सरसाइज 4B है, एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 यही है, यहाँ फोर्स NP दे रखा था, उसने फोर्स 2P दे रखा है और सर्किल की रेडियस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर थी, तो उसने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 4 दे रखा है। यानी कि n इजिकल टू स्मॉल ए इजिकल टू अगर आप 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 एग्जाम्पल 1। ये एग्जाम्पल 1 हो जाएगा। एक्सरसाइज 4B का दूसरा सवाल भी नहीं करना है और तीसरा सवाल भी जो है नहीं करना है। बस एक्सरसाइज 4B नहीं करेंगे, एक्सरसाइज 4B का सिर्फ एक एग्जाम्पल नंबर 1 ही समझिएगा आपके पास। अब इसमें जो है आगे के आर्टिकल के लिए है। अब आगे के आर्टिकल में बता देता हूँ, ये कांस्टेंट बॉडी के लिए है। मैं पहले बोर्ड साफ कर लेता हूँ। और चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है 4.11 कांस्टेंट बॉडी। अगर किसी बॉडी में फिक्स पॉइंट दे दिया जाता है तो वो बॉडी जो है वो कांस्टेंट बॉडी कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन होती है। ये बॉडी इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ वन और more one or more points of body are fixed। ये डेफिनेशन है इसकी। यदि किसी बॉडी के एक या एक से ज़्यादा बिंदु फिक्स कर दिए जाते हैं तो वो कांस्टेंट बॉडी कहलाती है। कांस्टेंट मतलब प्रतिबंध। किसी पर प्रतिबंध लग गया है कि ये बिंदु यहाँ से नहीं हट सकता, तो प्रतिबंध जो है हम फोर्स लगा करके अप्लाई करते हैं। ये अब हम आर्टिकल में देखेंगे। अब इसके 2 फर्स्ट हैं। पहला केस, व्हेन वन पॉइंट ऑफ बॉडी इज फिक्स्ड। अब ऐसी स्थिति के बारे में विचार करना है। व्हेन वन पॉइंट ऑफ बॉडी इज फिक्स्ड, कोई वस्तु दी गई है और उसका एक बिंदु जो है वो फिक्स है। अब हमें पता ही है कि जो सिस्टम होता है, जो हमारा सिस्टम होता है वो डायनेमिक के इक्वल होता है। उसमें 3 फोर्स एक्स वाई जेड होते हैं और 3 कपल होते हैं एल एम एन। ये हो जाएगा ऑरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इधर फोर्स एक्स हो जाएगा, इधर कैपिटल जेड, इधर कैपिटल वाई, इधर मोमेंट एल हो जाएगा, इधर मोमेंट एन हो जाएगा और इधर मोमेंट हो जाएगा एम।
इधर की तरफ को एंटी क्लॉकवाइज देखना है। ये हो गया है, ये वो है जो डायनेम बताया गया आज तक, है ना, डायनेम बताया गया है ना। तो ये तो अभी इक्विवेलेंट सिस्टम है, जो गिवन सिस्टम है वो डायनेम के इक्विवेलेंट होता है, ये हम सबसे पहले आर्टिकल में प्रूव कर चुके हैं। तो डायनेम की तीनों चीज़ें, तीनों बल के घटक और तीनों कपल के मूवमेंट के जो कंपोनेंट है वो दिखाए जा चुके हैं। सबसे पहले ये ले लेते हैं, ये है और एक फिक्स पॉइंट है, ओ को मैं फिक्स पॉइंट मानूंगा, लेट ओ इज फिक्स पॉइंट, ओ जो है फिक्स पॉइंट है। जब किसी बिंदु को फिक्स करा जाता है तो उस पर बल आरोपित करे जाते हैं। मान लीजिएगा जो बल आपने लगाया है उसके कंपोनेंट है कैपिटल एक्स डैश, कैपिटल वाई डैश और कैपिटल जेड डैश। इधर ले लेते हैं, इधर एक्स डैश हो जाएगा, इधर जेड डैश हो जाएगा, इधर वाई डैश हो जाएगा। ये जो नए कंपोनेंट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश आए हैं, ये उस बल के कारण आए हैं जो आपने बिंदु ओ को फिक्स करने के लिए इस पर आरोपित करा होगा, उस बल के कंपोनेंट हो चुके हैं। अब ये हो जाता है हमारा let the system is equivalent to a dynamic। डायनेमिक के ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूँ, एक्स वाई जेड फोर्स के कंपोनेंट और तीन कपल के कंपोनेंट एल एम एन। ये डायनो हो चुका है। आप फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स आप लगाएंगे उसको कांस्टेंट फोर्स बोलते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी पर वो प्रतिबंध लगाने जा रहा है। उसके कंपोनेंट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है। लेट द कंपोनेंट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एट ओ आर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ये फोर्स के कंपोनेंट हो गए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स में इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होनी चाहिए और इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट मूवमेंट भी जो है वो जीरो होना चाहिए। अब कंडीशन बना लीजिएगा और इक्विलिब्रियम एक्स प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 0, y plus y dash is equal to 0, z plus z dash is equal to 0, l is equal to 0, m is equal to 0, n is equal to 0। ये आपकी वैल्यू आ जाती है। ये हमारी इक्विलिब्रियम की जो है कंडीशन जो है वो आ चुकी है। ये स्थिति अगर होगी तो हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। अभी बॉडी का एक पॉइंट फिक्स था, अब मैं 2 पॉइंट फिक्स करने जा रहा हूँ। सेकंड केस, ये सेकंड केस 2008 में आया था, 2019 में आया था और 2017 में आया था। when 2 points of body are fixed। अब 2 पॉइंट जो है मेरे फिक्स होने वाले हैं। डायनेम तो आपको लेना ही होगा। ऑरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये डायग्राम तो आप बना ही लीजिएगा। इधर एल है, इधर एम है, इधर एन है, एक्स फोर्स, वाई फोर्स और इधर जेड फोर्स। ये तो इक्विवेलेंट टू तो डायनेम हो ही गया। फिर वही लाइन, लेट द सिस्टम, या तो यहाँ तो डायग्राम बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, लेट द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू ए डायनेम ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा एल कॉमा एम कॉमा एन। हमारा सिस्टम जो है वो डायनेम के इक्वल है। अब 2 पॉइंट में जो है इसके फिक्स करने वाला हूँ। ये मान लीजिएगा, एक पॉइंट ए ले लीजिएगा, एक पॉइंट ये बी ले लीजिएगा। लेट
A, B are two fixed points of रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के फिक्स पॉइंट मैंने ए और बी ले लिए हैं। अभी आपसे कहा गया था कि अगर आप पॉइंट को फिक्स करने जा रहे हैं तो आपको कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा, और कप में कांस्टेंट फोर्स के जो कंपोनेंट है वो दिखाने वाला हूँ। जैसे पीछे वाले में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश दिखाई दे। अब दो लेने हैं मुझे। ए पर देखिएगा, इधर कंपोनेंट एक्स डैश है, इधर वाई डैश है और इधर जेड डैश है। बी पर चलिएगा, एक्स डबल डैश है, वाई डबल डैश है और इधर जेड डबल डैश है। ये पॉइंट के कंपोनेंट जो है मैं ले चुका हूँ। ये ले लेता हूँ। लेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड एक्स डबल डैश वाई डबल डैश जेड डबल डैश आर द कंपोनेंट्स of constant forces acting at A, B respectively। ए और बी पर जो बल कार्य कर रहे हैं उनके कंपोनेंट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और एक्स डबल डैश वाई डबल डैश जेड डैश डबल डैश दिए जा चुके हैं। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन लेने चलेंगे आप। इक्विलिब्रियम जो है आप ए और बी पर लेने चल रहे हैं। ए पर फोर्स लग रहा है और बी पर फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन पिछले वाले हेडिंग में जो फोर्स लगाए थे वो ओ पर लगाए थे, तो ओ का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है तो कोई मूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लगाए वो ए पर लगाए और बी पर लगाए हैं तो कंपोनेंट और पैदा होंगे, है ना। फोर्सेस तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये है, अब ये है द रिजल्टेंट फोर्सेस। The resultant forces along coordinate axis will be x plus x dash plus x double dash comma y plus y dash plus y double dash comma z plus z dash plus z double dash। तीनों एक्सिस के लगने वाले परिणामी बल दिखा दिए हैं, तो सब एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो सबको जोड़ कर परिणामी निकाल दिया है, रिजल्टेंट आ गया है यहाँ पर। अब मोमेंट लेने चलते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स एट ए। ए के कोई कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, 0 0 स्मॉल जेड डैश, यहाँ 0 0 स्मॉल जेड डबल डैश। यहाँ पर देख लीजिएगा फोर्स एट ए, ये हो गया 0 0 जेड डैश। ए पर कंपोनेंट लेने जा रहे हैं, तो एक फोर्स तो हमारे पास एलिमेंट पहले से ही है, तो ये हो जाएगा L1 I कैप प्लस M1 J कैप प्लस N1 K कैप I कैप J कैप K कैप 0 0 Z डैश फोर्स के कंपोनेंट X डैश Y डैश कैपिटल Z डैश। L1 की वैल्यू देखिएगा यहाँ से, ये आ जाएगी माइनस स्मॉल जेड डैश कैपिटल वाई डैश। M1 की वैल्यू बीच वाला छोड़ेंगे, जेड डैश एक्स डैश और N1 इक्वल टू 0। ये कंपोनेंट मेरे आ चुके हैं, और फिर वो ले लीजिएगा मोमेंट ऑफ फोर्स एट बी पर चलिएगा, 0 0 जेड डबल डैश L2 I कैप प्लस M2 J कैप प्लस N2 K कैप I कैप J कैप K कैप 0 0 Z डबल डैश X डबल डैश Y डबल डैश Z डबल डैश। कंपोनेंट आ चुके हैं।
वही वाली वैल्यू ऊपर वाली आ जाएंगी, जो ऊपर वाली वैल्यू है ऐसी की ऐसी आ जाएंगी। L2 इज इक्वल टू माइनस स्मॉल जेड डबल डैश बाई डबल डैश, M2 इज इक्वल टू माइनस जेड डबल डैश एक्स डबल डैश, N2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब सारे कंपोनेंट ले लेते हैं। रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ कपल, जो कपल बनेगा उसके रिजल्टेंट कंपोनेंट एलिमेंट तो पहले ही थे एल, अब L1 और L2 को जोड़ दीजिएगा, माइनस जेड डैश बाई डबल डैश माइनस जेड डबल डैश बाई डबल डैश कॉमा एम, और ये ले लीजिएगा, ये प्लस का आएगा एम प्लस जेड डैश एक्स डैश प्लस जेड डबल डैश एक्स डबल डैश। ध्यान रखिएगा छोटा जेड छोटे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है और बड़े वाले फोर्स है, और एन तीसरे वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि n1 की वैल्यू भी 0 आई है और n2 की वैल्यू भी 0 आई है। अब रिजल्टेंट ले लेते हैं, अब इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करेंगे। अब यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करेंगे, और इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करेंगे तो हम कहेंगे कि नेट फोर्स भी 0 होने चाहिए सारे कंपोनेंट, और सारे मूवमेंट भी जो है वो 0 होने चाहिए। ये हो जाता है फॉर इक्विलिब्रियम। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी x प्लस एक्स डैश प्लस एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1, y प्लस वाई डैश प्लस वाई डबल डैश 0 इक्वेशन नंबर 2, z प्लस जेड डैश प्लस जेड डबल डैश इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3, l माइनस जेड डैश वाई डैश माइनस जेड डबल डैश वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 4, m प्लस जेड डैश एक्स डैश प्लस जेड डबल डैश एक्स डबल डैश इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 5, n इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 6। अब इस तरह से आपकी 6 समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। जब सिस्टम बदला जाता है डायनेम में तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल एल कैपिटल एम कैपिटल एन, ये 6 चीज़ें आपकी रिजल्ट होती हैं जो आपको पता होता है, जो आप निकाल लेते हैं। आपने जो कांस्टेंट फोर्स लगाए हैं वो कैपिटल एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और एक्स डबल डैश वाई डबल डैश और जेड डबल डैश है, तो ये 6 अननोन वैल्यू है। अब देखिएगा इक्वेशन आपसे क्या क्या कह रहे हैं। अब इक्वेशन नंबर ये से देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 5 में देखिएगा, इक्वेशन में जो है कैपिटल एक्स डैश और कैपिटल एक्स डबल डैश दोनों हमारे अननोन है। क्या है? दोनों अननोन, और 2 अननोन है तो दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें 2 ही इक्वेशन होनी चाहिए, तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 5 जो है वो सॉल्व करके एक्स डैश और एक्स डबल डैश की वैल्यू देंगी। इक्वेशन 1 and 5 will give value of capital X dash comma capital X dash। अब हम यहाँ कंडीशन लेने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम की, ये कंडीशन नहीं हो सकती। ये कंडीशन इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये हमें कोई कंडीशन नहीं दे रही है, हमें 2 वैल्यू प्रदान कर रही है। अब ऐसी 2 को और उसे देखिएगा 4 को, 2 and 4 will give value of कैपिटल वाई डैश कॉमा कैपिटल वाई डबल डैश, ये 2 वैल्यू हो जाएंगी। अब 2 वैल्यू हो जाएंगी तो 1 और 5 को अपनी लिस्ट में से निकाल दीजिएगा और 2 और 4 को अपनी लिस्ट में से निकाल दीजिएगा। तो 6 इक्वेशन में से 4 आपकी लिस्ट में से निकल गई हैं, चूंकि आपको वैल्यू देने का काम करेंगी। अब जेड डैश और जेड डबल डैश के लिए देखिएगा, जेड डैश और जेड डबल डैश के लिए कैपिटल लेटर के लिए सिर्फ इक्वेशन नंबर 3 है, 2 वैल्यू अननोन है और इक्वेशन सिर्फ 1 है, तो इससे आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये इनडिटर्मिनेट रह जाएंगे, आप इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। फिर आगे लिख लेते हैं, we have only one relation in equation 3 for
कैपिटल जेड डैश कॉमा कैपिटल जेड डबल डैश, सो दे आर इनडिटरमिनेट। जो ये है ये इनडिटरमिनेट है, क्योंकि मैथमेटिक्स कहता है जितनी वैल्यू निकालनी है पहले उतनी इक्वेशंस आप लेकर के चाहिएगा। तो इस क्वेश्चन में जेड डैश और जेड डबल डैश आपके इनडिटरमिनेट हो जाएंगे, लेकिन अभी इक्वेशन नंबर 6 बची हुई है। तो इक्वेशन नंबर 6 n = 0 है, ये आपकी कंडीशन बनेगी। और n होता है अबाउट मूवमेंट अबाउट जेड एक्सिस, ये होता है so remaining equation 6 will give condition of equilibrium according to it the moment about AB, ब्रैकेट में लिख देता हूँ जेड एक्सिस विल बी जी। इस प्रकार से आपकी शर्त बनी, किसी बॉडी में अगर दो बिंदु फिक्स हो जाए तो दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा हो जाएगी और उसके परितः जो है आपका आघूर्ण शून्य होना चाहिए, मूवमेंट शून्य होना चाहिए, यानी कि उस लाइन के परितः बॉडी के पास रोटेशन की कोई प्रवृत्ति, कोई नेचर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये कंडीशन बन जाती है कि आपकी रिजिड बॉडी के दो फिक्स पॉइंट जो है वो फिक्स हैं।